हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी लैब में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आती हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस की 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी आगे हम वीडियो अपलोड करें आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी कोई आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। तो दोस्तों अब देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों। आपको विटामिन B1 का रासायनिक नाम याद रखना है, थायमिन होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो विटामिन का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ामों में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, ठीक है। तो आपको विटामिन ए का भी रासायनिक नाम याद रखना है, रेटिनाल होता है। और यहाँ पे अब बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक, ठीक है। तो आपको विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखना है। और बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो आपको इन चारों का रासायनिक नाम याद रखना है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्वेश्चन कि पेप्सिन क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों? ऑप्शन बी, एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एक एंजाइम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, ठीक है। और दोस्तों ये साथ ही भोजन में प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक। और मैं आपको बता देती हूँ ये भी कि ये जो हार्मोन होता है, ये जो हार्मोन है, हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। ये जो ग्लूकोज होता है, इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इसका संग्रह कहाँ होता है, इसके संग्रह के बारे में बताना, यानी कि ये इकट्ठा एकत्र कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत तथा पेशियों में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों पित्त एक गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव्य है, ठीक है, जो पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाचन में सहायक। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला जो है, पित्त बनता कहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा ये कि एकत्र कहाँ पर होता है ये।
पहला जो है पित्त बनता कहाँ पर है और दूसरा जो है पित्त एकत्र कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि जो पित्त है वो बनता है लीवर यानी यकृत में बनता है, और ये एकत्र यानी कि जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? तो दोस्तों महिलाओं तथा पुरुषों में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से। और दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। ठीक है, तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, केसीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, केसीन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, केसीन जो है हमें दूध में मिलता है जो कि एक प्रोटीन है। तो दोस्तों कई क्वेश्चन अब यहाँ पर से भी आते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दूध का उजला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दोस्तों दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद रखना है अच्छे से। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो आपको ये विटामिन डी का रासायनिक नाम भी याद रखना है। और दोस्तों विटामिन डी जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी जो हमें मिलता है अंडों से, मक्खन से, सूर्य की धूप से तथा मछलियों के लीवर के तेल से हमें विटामिन डी मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों को रिकेट्स रोग यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि लिस्मनिया रोग की, ऑप्शन नंबर ए लिस्मनिया की, तो ये किसका प्रमुख कारक होता है, यानी कि इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कारण जार होता है, काला जार। ठीक है, और दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऑप्शन नंबर सी विब्रियोकोमा की, तो ये इसका क्या कारण होता है, मतलब इससे कौन सी बीमारी होती है इसकी वजह से? तो इसकी वजह से हैजा रोग होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इन तीनों से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है इन चारों ऑप्शन में से? तो अगर दोस्तों आपने चुना है ऑप्शन डी डायनेमो, तो आपका ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है।
अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर की, तो ये क्या कार्य करती है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें लाउड स्पीकर की, तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की माइक्रोफोन की, तो ये जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको इन चारों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ईसीजी। अगर दोस्तों हम बात करें ईसीजी का फुल फॉर्म का, तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम जो होता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। ईसीजी का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और दोस्तों ईसीजी का प्रयोग हृदय में किसी प्रकार का विकार हो या फिर कमी हो, उसका पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन ए की पेसमेकर की, तो फिर पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि सीटी स्कैन की, दोस्तों यहाँ पे ना होगा। ठीक है। सीटी स्कैन की, तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि सीटी स्कैन का प्रयोग संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें ईईजी की, तो सबसे पहले ईईजी का फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंध बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपको ये चारों याद रखना है। ठीक है, कि इनका प्रयोग किस लिए, किस बीमारी में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल। तो दोस्तों सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल। ठीक है। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे कम जो होती है वो बैंगनी होती है। ठीक है। ठीक है, बैंगनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक लाल रंग की होती है तरंग दैर्घ्य और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने तरंग दैर्घ्य की बात की थी। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग अधिक फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी। तो बैंगनी रंग सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में। दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसमें, तो वो है लाल रंग। ठीक है। देखिए दोस्तों ये तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है, लेकिन प्रकीर्णन इसका उल्टा होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। यानी कि जिस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है
लैक्टिक अम्ल, तो आपका ये जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी की, टैनिक अम्ल की, तो ये चाय में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी की, यूरिक अम्ल की, तो ये मूत्र में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, अमीने अम्ल की, तो ये प्रोटीन में पाया जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन याद रखना है कि ये चारों अम्ल जो हैं वो किस में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों BCG का टीका टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, टीबी। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टीबी रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, प्लीहा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपको याद रखना है कि जो मलेरिया रोग है, यानी कि जो बुखार होता है, मलेरिया का बुखार होता है, ये मादा एनोफिज मच्छर के काटने से फैलता है। और ये जो बहाव होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी कि इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण से ये हमें मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो इनमें रेबीज का टीका लगाना होता है। बात करें कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। तो आपको याद रखना है कि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वर्णाधता। दोस्तों ये ऐसा आँखों का दोष है जिससे कभी दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया की, तो दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मायोपिया किसे कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, मायोपिया दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि ऑप्शन नंबर बी, हाइपर मेट्रोपिया की, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये तीनों के बारे में याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है। हृदय घात मतलब होता है दोस्तों हार्ट अटैक। ठीक है, तो आप लोग इसे इंग्लिश में याद रखिएगा कि हृदय घात को हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो दोस्तों मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल जो है हृदय में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी से मानव के शरीर में हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न एग्जामों में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, इंसुलिन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो मधुमेह रोग होता है यानी कि डायबिटीज़ रोग किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो आपको ये याद रखना है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाली लेगरहैंस द्वीपिका प्रवाहित होता है। अगर हम बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज की है हेड्रिक बेटिंग ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंसुलिन की खोज की है हेड्रिक बेटिंग ने। अब चलते हैं दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, और अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 7.4। ठीक है, 7.4 होता है, तो इसलिए रक्त क्षारीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, और अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, और अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 7 से जब ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और केवल 7 रहेगा तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन होने के बाद यानी कि जब प्रोटीन की पाचन उत्क्रिया होती है तो उसके बाद ये एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एमिनो अम्ल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेप्रोफाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोटीन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रोटीन शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठीय हृदय। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण 4 कोष्ठीय हृदय है। तो दोस्तों स्तनधारी कौन कौन है? मनुष्य, चमगादड़, व्हेल मछली, ये सब स्तनधारी हैं। ठीक
ठीक है, उनके 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देख लें। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।